नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह सी टेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर 13 ऊर्जा के स्रोत का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे ऊर्जा के स्रोत के निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उसके बाद यहाँ पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है और उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। तो पहले हम विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो ये तो ऊर्जा का डिफिनीशन हुआ। और जिस वस्तु से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जिस वस्तुओं से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। पुनः हम आपको रिपीट करते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और जिन वस्तुओं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें उन वस्तुओं को हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो उन्हीं स्रोतों के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। पहला क्या है कि यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसा आपने पता है कि हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत कई सारे हैं, तो ये आपका सही है। अगला कि यह सस्ता होना चाहिए। हाँ, हमारे जो भी ऊर्जा के सोर्सेज हैं जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वह आपके सस्ते होने चाहिए, ये भी आपका सही है। अगला, इसका भंडारण, संवहन एवं प्रयोग आसान होना चाहिए, ये भी आपका सत्य आता है। अगला है, इसका ऊष्मीय मान कम होना चाहिए। तो आपने पता होना चाहिए कि जो अच्छा ऊर्जा के स्रोत होते हैं उसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम होना चाहिए दिया हुआ है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। और अगला आपका है कि इससे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छे ऊर्जा के सोर्स का उपयोग आता है कि इससे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आगे लिखा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हम देखते हैं कि चौथा वाला कथन असत्य है और इसके अकॉर्डिंग कूट को देखते हैं तो आपका ऑप्शन बी सही होता है। अगला है, निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पहला आपका कोयला है, दूसरा पवन, तीसरा लकड़ी और चौथा सभी। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा डी सभी, क्योंकि ये सभी के सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। आइए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, परंपरागत किसे कहते हैं, गैर परंपरागत किसे कहते हैं, इनके सोर्सों के बारे में। आपका जैसे लिखा है कि ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। तो ऊर्जा के स्रोतों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला समय, मतलब ऊर्जा के स्रोत को कितने समय से उपयोग में लाया जा रहा है, और दूसरा आपका होता है उपयोग, कि एक बार उपयोग हो जाने के बाद क्या उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि समय के आधार पर भी ऊर्जा के स्रोतों को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत जो हमारे परंपराओं से चली आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि वह ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा हो। जैसा कि मैंने बताया, परंपरागत मतलब कि जो हमारी परंपराओं से चली आ रही है, जैसे कि हम कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन ऊर्जा, पन बिजली, लकड़ी, उपले का उपयोग काफ़ी प्राचीन समय से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये हमारी परंपराओं से चला आ रहा है। तो इसे हम समय के आधार पर परंपरागत और गैर परंपरागत के रूप में बांटते हैं। तो इनका उपयोग परंपरागत जो होता है काफ़ी लंबे समय से होता है और उसके एग्जाम्पल में अगला आपका आता है गैर परंपरागत, कि इनका उपयोग कुछ ही समयों से ही हो रहा है, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। जैसा आप पढ़ते होंगे प्राचीन इतिहास को, मध्यकालीन इतिहास को, तो इस प्रकार की किसी भी ऊर्जा का स्रोत नहीं मिलता है। हाँ, ये पता है कि यह आधुनिक समय से इनका उपयोग होना शुरू हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगला है कि उपयोग के आधार पे, उपयोग के आधार पे ऊर्जा के स्रोत। तो इनके बारे में आता है कि ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं। याद रखना, नवीकरणीय या अच्छे ऊर्जा जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। अगला ये कि इनका भंडार समाप्त नहीं हो सकता है, इनसे प्रदूषण नहीं होता है, जैसे कि सूर्य, पवन, भूतापीय, ज्वारी, जल विद्युत या बायोगैस। तो यह इनका एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, इनके भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं और इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और अगला आपका आता है अनवीकरणीय।
तो ये कहता है ये एक बार उपयोग होने के बाद इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, इनके भंडार समाप्त हो सकते हैं, इनसे प्रदूषण होता है, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा और गैस। ठीक है, गैस यहाँ पे आपका बायोगैस होगा, बायोगैस, बायोगैस होगा, क्योंकि वहाँ पे गलती से हो गया था, बायोगैस इसी में आएगा कि और जो भी बायोगैस है वो आपके अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में आते हैं। अगला पूछा है कि परमाणु ऊर्जा है अनवीकरणीय, दूसरा गैर परंपरागत, तीसरा है परंपरागत और चौथा है ए और बी दोनों। तो जैसा कि आपने पता है कि परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, तो यह आपका अनवीकरणीय ऊर्जा में आता है, और दूसरा है कि यह गैर परंपरागत के भी अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, कि यहाँ पे अनवीकरणीय है और गैर परंपरागत भी है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला है निम्न में से किस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, निम्न में से किस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। पहला है पिट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिन और चौथा है एंथ्रासाइट। तो जैसा आपने पता है कि सबसे अधिक उपयोग किया जाता है बिटुमिन कोयले का, बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है। आइए कोयले के बारे में एक चर्चा करते हैं। यहाँ पे कोयला है कि यह बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है, यह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है, इसका निर्माण वनस्पतियों के दबने से हुआ है, इसका मुख्य घटक कार्बन है। जैसा आपने पता है कोयले का मुख्य घटक क्या है, कार्बन है। और ये कोयले जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट, ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। पिट सबसे घटिया और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है, मतलब पिट में सबसे कम कार्बन पाए जाते हैं और एंथ्रासाइट में सबसे अधिक कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है बिटुमिन। तो इसको याद रखिएगा कि सबसे अधिक कार्बन किस में पाए जाएंगे, एंथ्रासाइट में, और सबसे कम पिट्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है, तो बिटुमिन्स कोयले का। अब देखते हैं कोयले के उपयोग के बारे में कि इसका उपयोग खाना पकाने में होता है, इसका उपयोग ताप बिजली घरों में होता है, इससे कोल तार और कोल गैसें प्राप्त की जाती है। विश्व में चीन कोयले का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत में पश्चिम बंगाल का रानीगंज, झारखंड का झरिया, धनबाद, बोकारो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है, भारत में एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कोयले का प्रकार और कार्बन की मात्रा। तो जैसा मैंने बताया सबसे घटिया कोयला आपका होता है पिट, जिसमें कार्बन की मात्रा 30% होती है, जिसके अगला आता है लिग्नाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 38.40 होती है, बिटुमिन्स में 65 से 70% होता है और एंथ्रासाइट में 94 से 98% तक आपके कार्बन होते हैं। तो यह कोयले के कुछ प्रमुख जानकारियां रही। तो यहाँ पे आपका पूछा था किस कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बिटुमिन्स, बिटुमिन्स का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अगला आपका कि पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है, पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तो जैसा मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा डी। अगला आपका जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाला कोयला है, ऑप्शन है आपका लिग्नाइट, दूसरा है पिट, तीसरा है एंथ्रासाइट और चौथा है बिटुमिन। तो जैसा आपने पता है कि जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला जो कोयला वो क्या है, एंथ्रासाइट है। जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले कोयला जो है एंथ्रासाइट है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है, निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है। पहला है कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा गोबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे काला सोना जो कहा जाता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। आइए पेट्रोलियम के ऊपर चर्चा करते हैं। पेट्रोलियम जिसको हम लोग कच्चा तेल के नाम से जानते हैं, यह गाढ़ा रंग तथा काला बदबूदार द्रव होता है। यह जमीन के नीचे वनस्पति एवं जीव जंतुओं के दबने से बनता है। इससे कई सारे उत्पाद मिलते हैं जैसे मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और गैस। इसलिए ये सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके कारण इसको काला या तरल सोना कहा जाता है। इससे उत्पाद प्राप्त करने के लिए रिफाइनरी, तेल शोधक कारखाने में भेजा जाता है, जहां प्रभाजी आसवन के द्वारा, मतलब पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन से बाकी सारे अन्य पदार्थों को अलग किया जाता है।
भारत के प्रमुख तेल शोधक कारखाने पानीपत, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बड़ौदा, भड़ौच, कोच्चि और मंगलुरु में स्थित है। इनका उपयोग प्लास्टिक, डांबर, पेंट और डाई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं, मतलब पेट्रोलियम से औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। रूस, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टा में मिलता है। यह कुछ पेट्रोलियम की जानकारी रही। अगला आपका है प्रभाजी आसवन संबंधित है। आपके ऑप्शन है पेट्रोल से, दूसरा कोयला से, तीसरा पवन से और चौथा सौर ऊर्जा से। तो जैसा मैंने बताया प्रभाजी आसवन किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस मुख्य संघटक है। ऑप्शन है आपका मेथेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है प्रोपेन और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस जो है वो मुख्य संघटक है मेथेन का। आइए प्राकृतिक गैस पर चर्चा करते हैं। प्राकृतिक गैस यह तेल कूपों मतलब तेल के कुओं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होता है। कुछ तेल कूपों से तो केवल प्राकृतिक गैस ही निकलती है और प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक मेथेन है। मतलब प्राकृतिक गैस में लगभग 90% क्या पाया जाता है? मेथेन पाया जाता है। कितना? 90% आपका मेथेन पाया जाता है। रूस, नॉर्वे प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। भारत में मुंबई हाई, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है। वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन है। पहला है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है एलपीजी और चौथा है सीएनजी। तो जैसा आपने पता है प्रेजेंट टाइम में सीएनजी युक्त गाड़ियाँ ज़्यादा प्रचलन में है और जिसको लोग ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं। तो सीएनजी है जो वाहनों के लिए साफ सुथरा ईंधन के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है डी, सीएनजी। आइए हम लोग एलपीजी और सीएनजी के बारे में जानते हैं। एलपीजी को जिसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस है। इसका मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का मुख्य संघटक ब्यूटेन होता है। इसमें इथेन और प्रोपेन गैसें भी पाई जाती हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती हैं। इनके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मर्केप्टन मतलब आपका जो ब्यूटेन गैस होता है जिसको हम खास करके घरों में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका कोई गंध नहीं होता है और उसमें जो गंध आता है वह किसका होता है? इथाइल मर्केप्टन नामक गैस मिलाई जाती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। अगला आपका है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाने से प्राप्त होता है। इसका मुख्य घटक मेथेन है। यह वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इससे प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इसके जलने पे धुआं नहीं निकलता है। इसका उपयोग उद्योग में किया जाता है। अगला आपका है जीवाश्म ईंधन। पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इनको बनाने में हजारों साल लग जाते हैं। यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका जो है संग्रहण एक दिन खत्म हो सकता है, इसलिए इनका उपयोग उचित रूप से करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक जीवाश्म गैसें जो हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण आते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है आपका कि कोयले का मुख्य घटक कार्बन होता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपका है पेट्रोलियम का उपयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी किया जाता है, तो ये भी आपका सही है। अगला है सीएनजी में इथाइल मर्केप्टन नामक दुर्गंध युक्त गैस मिलाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि सीएनजी में कोई गैस नहीं मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टन किस में मिलाया जाता है? आपका एलपीजी में मिलाया जाता है। एलपीजी में इथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है दुर्गंध के लिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। और चौथा है एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। तो यहाँ पे जैसा बताया है कि एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो कूट में देखते हैं हम लोग कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है सी में रहता है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला है
निम्न में से कौन सी हानि बांधों से नहीं होती है? निम्न में से कौन सी हानि बांधों से नहीं होती है? तो यहाँ पे बांध के हानि के बारे में पूछा है, न कि लाभ के बारे में पूछा है। तो पहला कि बांधों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका बांधों से वास्तव में होता है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि इसके पानी बांधों के द्वारा हम नदियों के पानी को रोकते हैं, जिसके कारण अचानक बाढ़ आते हैं और जिसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। अगला है बांध रोकने के काम आते हैं। तो यह क्या है? बाढ़ों से हानि नहीं है, क्या है? लाभ है। इससे क्या होता है कि हमें लाभ प्राप्त होता है कि जो भी बाढ़ आते हैं हम बांध बनाकर उनके पानी को रोक सकते हैं और जिसके कारण इस प्रकार से हमें फ़ायदा मिलता है। दूसरा है बांध से विस्थापन की समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला है बांध बनाना खर्चीला होता है। तो यहाँ पे हानियों के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे ये सारी की सारी हानियां हैं और बाढ़ से बांध रोकने का काम आता है, ये इसके लाभ हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन क्या होता है? बी वाला। तो आइए हम बांध के लाभ और हानि के बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। तो बांध के लाभ क्या है कि यह बाढ़ को रोकता है, इकट्ठा हुआ जल खेतों की सिंचाई के काम आता है। और हानियों की बात करें तो इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन मतलब पुनर्वास की, यदि कहीं पे हम बांध बना रहे हैं तो वहाँ के लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, इसे पुनर्वास या विस्थापन कहते हैं। दूसरा है इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी सही है। तीसरा है जीव जंतुओं के आवास डूब जाते हैं, ये भी सही है आपका। और उसके बाद हानि में आता है कि यह खर्चीला होता है, तो बांध बनाना बहुत ही खर्चीला होता है। अगला आता है तो पराग्वे, दक्षिण अमेरिका और नॉर्वे जल विद्युत में अग्रणी राज्य हैं। जल विद्युत में अग्रणी राज्य का मतलब कि ये लोग बांध बनाकर जल विद्युत सबसे अधिक बांध बनाकर ही करते हैं, तो इनमें क्या है? ये अग्रणीय राज्य में आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। आपके बांध के नाम दिए गए हैं और उधर पे नदियों के नाम दिए गए हैं, कौन सा बांध किन नदियों पर बनाया गया है। पहला है भाखड़ा नांगल बांध। तो जैसा आपने पता है भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। दूसरा है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बनाया गया है। तीसरा है नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और चौथा है बगलिहाल बांध जिसे चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ए का सही होता है आपका सेकेंड, बी जो है आपका थर्ड, सी जो है आपका फर्स्ट और डी है जो आपका 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कूट को मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जल विद्युत पनबिजली ऊर्जाएं हैं जिनको बांध बनाकर, नदियों में बांध बनाकर जिससे जल विद्युत बनाया जाता है। यहाँ पे होता है कि जल विद्युत बनाने के लिए हम टरबाइन की ब्लेड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ जल विद्युत केंद्र। तो यहाँ पे दामोदर घाटी निगम के अंतर्गत कई सारे बांध आते हैं और यह किस पे बनाया गया है? दामोदर नदी पर, झारखंड राज्य में। भाखड़ा नांगल जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सतलज नदी पर बनाया गया हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में। रिहंद बांध जो बनाया गया रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड बांध जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, महानदी पर। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। अगला है बगलिहाल जो है चिनाब नदी जम्मू कश्मीर पे बनाया गया है। और अगला है सरदार सरोवर जिसे नर्मदा परियोजना भी कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। और लास्ट वन है आपका टिहरी जो कि भागीरथी और भिलांगना नदी पर, उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है सौर सेल किससे बनते हैं? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है गैलियम, तीसरा है थोरियम और चौथा है ए और बी दोनों। तो जैसा आपको बता दें सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम से बनता है और इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, ए और बी दोनों। आइए हम सौर ऊर्जा और सौर सेल के बारे में चर्चा करते हैं। तो सौर ऊर्जा उष्मा और सूर्य की उष्मा और प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा को सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इन देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अगला होता है सौर ऊर्जा के उपयोग। इनका उपयोग खाना बनाने में जैसे कि सोलर कुकर के द्वारा, पानी गर्म करने में सोलर वाटर हीटर के द्वारा और प्रकाश उत्पन्न करने में और बिजली बनाने में तथा फोटोवॉल्टिक सेल में बनाने में किया जाता है। अगला आपका आता है कि सौर ऊर्जा के लाभ। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यह असमाप्य मतलब यह समाप्त नहीं हो सकता है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, यह लगभग पूरे वर्ष
मिलता है। लगभग की बात किया, एकदम कंटिन्यू, लगभग पूरे वर्ष मिलता है। हानि की बात करें तो यह केवल दिन में उपलब्ध होता है। वर्षा और शीत ऋतु में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। यह खर्चीला है। एशिया का, अब कुछ पॉइंट है, एशिया का सबसे विशाल सौर ताप विद्युत संयंत्र नागपुर में स्थापित किया गया है। इसको याद कर लीजिएगा कि नागपुर में सबसे बड़ा एशिया का सौर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई। अगला आपका है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होता है। सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किन देशों में सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में हो सकता है? पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है आपका उपोष्णकटिबंधीय, तीसरा है शीतकटिबंधीय और चौथा है सभी। तो जैसा कि मैंने बताया कि सौर ऊर्जा का उपयोग प्रचुर मात्रा में होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो सही ऑप्शन आपका होता है ए। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा है 2011, तीसरा ऑप्शन है 2012 और चौथा ऑप्शन है 2014। तो जैसा कि आपने पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपके 2011 में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है बी, 2011। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। दूसरा है, इस ऊर्जा का उपयोग भूमिगत जल को ऊपर खींचने, अनाजों को पीसने और बिजली उत्पादन में किया जाता है। अगला है, यह पक्षियों के लिए हानिकारक है। चौथा है, यह दूर संचार के संदेश में व्यवधान उत्पन्न करता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ऊपर पूछा है कि यह किस ऊर्जा से संबंधित है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा और चौथा है ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट किससे संबंधित है? पवन ऊर्जा से संबंधित है। तो आइए पवन ऊर्जा पर एक नज़र डालते हैं। पवन ऊर्जा, जिसको वायु ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। प्राचीन समय में पानी के जहाज पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे। पवन की गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा ही क्या कहलाती है? पवन ऊर्जा कहलाती है। इससे पवन चक्की द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पवन चक्की के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पवन ऊर्जा के उपयोग को देखते हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पानी के जहाज़ों से ले जाने में इसका उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है। भूमिगत जल को ऊपर खींचने में, अनाजों को पीसने में इसका उपयोग होता है। पवन ऊर्जा के लाभ को देखते हैं। यह सभी जगह पर उपलब्ध है, यह नवीकरणीय है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा की हानि जो है, यह काफ़ी महंगा है, यह पक्षियों के लिए हानिकारक है, दूर संचार के संदेशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। यहाँ पे इसलिए व्यवधान पक्षियों के लिए हानिकारक और व्यवधान, क्योंकि पवन ऊर्जा की जो ब्लेडें होती हैं वह काफ़ी चमकीली होती हैं, जिसके कारण इससे इसके आसपास से जो भी रेडिएशन गुजरता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसके आसपास से पक्षियाँ गुजरती हैं तो उनको कटने का डर होता है। इसलिए अब पक्षियों और दूर संचार के लिए क्या करता है? व्यवधान उत्पन्न करता है। जिस क्षेत्र में पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो वहाँ पवन ऊर्जा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर एक क्षेत्रों में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पवन नहीं चलती है, तो उन क्षेत्रों के लिए पवन ऊर्जा उपयोगी नहीं हो पाती है। अगला आपका है कि नीदरलैंड, जर्मनी दोनों यूरोप में पवन फार्मों में अग्रणी है। पवन फार्मों के जो पवन ऊर्जा के लिए विभिन्न सारे उपकरण बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पवन फार्म कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी पवन ऊर्जा में अग्रणीय राज्य हैं। अगला, पवन ऊर्जा में भारत 5वें नंबर पर है। भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और केरल में होता है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि नीदरलैंड और जर्मनी में यूरोप का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु के मुपन्नन जिले में स्थित है, मुपन्नन में स्थित है। अगला आपका कि मणिकर्ण, पूगा घाटी, ताता पानी और खम्बन संबंधित है। आपके ऑप्शन है ज्वारी ऊर्जा, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा और चौथा है पवन ऊर्जा। चौथा आपका है पवन ऊर्जा। तो यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा की बात करें तो जो समुद्र में ज्वार भाटाएँ आती हैं उसका उपयोग करके जो विद्युत बनाया जाता है उसे ज्वारी ऊर्जा कहते हैं।
यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करके जो हम विद्युत ऊर्जा बनाते हैं उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भ में जो गर्म जल निकलते हैं या लावा निकलते हैं उनके द्वारा जो हम विद्युत बनाते हैं उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, और पवन के द्वारा जो विद्युत बनाते हैं उसे पवन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पूछा है कि मणिकर्ण, पूगा घाटी, ताता पानी और खंबन संबंधित हैं, तो यह तीनों के तीनों भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका बायोगैस में जीवों को अपशिष्ट पदार्थों का अनाक्षीय अपघटन होता है। अनाक्षीय मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वहाँ पे होती है, तो अनाक्षीय अपघटन होता है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला आपका है कि बायोगैस से हरितगृह प्रभाव होता है। बायोगैस से हरितगृह प्रभाव होता है, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब यहाँ पे अनाक्षीय अपघटन होता है तो इसके अपघटन से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका हाइड्रोजन जैसी गैसें निकलती हैं, तो यह सभी की सभी गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। अगला है बायोडीजल रतन जोत के पौधे से प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल जो होता है रतन जोत के पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो रतन जोत का एक अन्य नाम आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जेट्रोफा। तो रतन जोत को हम क्या कहते हैं? जेट्रोफा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही होता है। और अगला आपका है कि रायपुर देश का पहला बायोडीजल इंजन, रायपुर में देश का पहला बायोडीजल इंजन संयंत्र लगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि देश का पहला डीजल इंजन संयंत्र लगा था आपका काकीनाडा में। काकीनाडा में लगा था, और यह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पे लिखा है रायपुर, तो यह गलत होता है, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे असत्य पूछा था, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका क्या होता है? डी वाला असत्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में थोरियम खनन के लिए प्रसिद्ध जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है ओडिशा। तो जैसा कि आपको बता दें कि भारत में आपका झारखंड का जादूगोड़ा थोरियम और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी। सही ऑप्शन आपका होता है बी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका अगला अध्याय आएगा कि ऊर्जा के स्रोत, इसी का पार्ट 2। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके 48 घंटे पर आपके चैनल पर अपलोड कर दिए जाते हैं। यदि अभी भी इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।